भाभी का भैया के प्रति उदासीन रवैया। मेरी भाभी भैया के कमरे में अक्सर नहीं सोती थी। अगर किसी रात भैया के कमरे में सोती थी तो अगली सुबह भाभी रोते रोते बाहर निकलती। एक दिन मैंने भाभी को नींद की दवा दे क्योंकि मुझे अपने जालिम भाई का सच जानना था। भाभी सोई हुई थी, तभी मैं भाभी की चुन्नी लेकर भैया के कमरे में चली गई। फिर जो भैया ने भाभी समझकर मेरे साथ किया, वो सुनकर तो आपकी होश उड़ जाएगी। मेरे बचपन में ही मेरे माँ बाप का मौत हो गई थी। सब कुछ मेरा भैया ने ही किया था। एक दिन सुबह मेरी आंख खुली तो मैंने भाभी को सिसकते हुए देखा। वो मेरे बिस्तर के पास बैठी बुरी तरह रो रही थी। मैंने अपने माँ पापा को तो कभी नहीं देखा था क्योंकि मेरे पैदा होने के 4 साल बाद वो दोनों एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे, इसलिए भाभी को रोता देखकर हमेशा मेरा दिल तड़प जाया करता था। लेकिन मैं चाहकर भी कभी उनसे कुछ नहीं पूछ सकती थी। अक्सर ही सुबह भाभी का ऐसा हाल होता था। कुछ समय पहले मैंने एक बार भाभी से पूछा था कि आखिर वो भैया के कमरे से सुबह सुबह बाहर आकर इतना रोती क्यों है, तो भाभी ने कोई जवाब नहीं दिया और मुझे डांट दिया। भाभी जब भी उनके कमरे से निकलती, भाभी का हुलिया बहुत ही अजीब सा होता। उनके बिखरे हुए बाल और पुराने कपड़े एक अजीब सी मजबूरी सुना रहे होते। ये सिलसिला कुछ साल पहले से ही शुरू था और जैसे जैसे मुझे होश आ रहा था, मेरे लिए सब कुछ अचंभित होता जा रहा था। मेरे अंदर एक जुनून सा पैदा हो गया था कि मेरा भाई आखिर मेरी भाभी के साथ रात भर क्या करता है। इस सवाल ने मुझे बेचैन कर दिया था। मैं 16 साल की हो चुकी थी और अब बहुत सी बातें अच्छी तरह समझने लगी थी। भाभी का रोता चेहरा देखकर मुझे किसी मजबूरी की चेतावनी लगती थी, लेकिन हैरत की बात ये थी कि जब भाभी कमरे से निकलती तो वह रो रही होती और जब भाई कमरे से निकलते तो उनके चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट होती थी और वो कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहते हैं जैसे बहुत खुश हों। और भाभी का हाल ऐसा होता था कि भाभी भैया के कमरे से निकलने के बाद दोबारा उनके सामने जाने से भी डरती थी। वो उनका नाश्ता भी मेरे हाथ ही उनके कमरे में भेज देती। खुद सारा वक्त किचन में खड़ी रहती और आंसू बहाती रहती या तो बाथरूम में बंद हो जाती। भाभी की हालत देख देख कर मुझे बहुत तरस आता था। मैं 10वीं क्लास में पढ़ती थी और नाश्ता देने के बाद मैं अपने स्कूल के लिए घर से निकल जाया करती थी, लेकिन सारा वक्त मेरे दिमाग में भाभी का ख्याल घूमता रहता। मैंने कभी किसी सुबह भैया को परेशान या बेचैन नहीं देखा था। वो हमेशा ही बहुत खुशी से नाश्ता करने बैठते और उनका चेहरा बहुत खुश दिखता था, जबकि भाभी को देखकर ऐसा लगता कि किसी भी पल भाभी को कुछ भी हो जाएगा। अक्सर मैं नाश्ता बनाते हुए भाभी के शरीर को कंपकपाते हुए भी देखी थी। मेरा दिल चाहता था कि मैं भाभी से पूछूं कि भाई रात को उनके साथ ऐसा क्या करते हैं जो उनका इतना बुरा हाल हो जाता है, मगर भाई के नाम पर भाभी के चेहरे पर खौफ नजर आने लगता था। भाभी हर रात भैया के कमरे में सोने के लिए नहीं जाती थी, बल्कि वह मेरे साथ ही सोती थी। कभी कभी उन्हें जबरदस्ती भैया अपने साथ कमरे में ले जाते थे और भाभी मना करने की कोशिश करती थी, लेकिन भैया उनकी एक ना सुनते। भैया की आवाज में मोहब्बत की ऐसी चाशनी घुली होती कि सुनने वाला हैरान रह जाए, लेकिन मैं अच्छी तरह जानती थी भैया भाभी को कमरे में ले जाकर यकीनन उनके साथ कुछ गलत करते हैं। किसी भी लड़की के लिए किसी लड़की को रोता तड़पता देखना बहुत ही मुश्किल काम है और मेरा भी ऐसा ही हाल था। ना मैं पढ़ाई पर ध्यान दे पा रही थी और ना ही घर में मेरा दिल लगता था। मेरा दिल चाहता है कि मैं किसी भी तरह अपनी भाभी को भाई के कमरे में ना जाने दूं, लेकिन मैं किसी तरह भाई को मना नहीं कर सकती थी। भाई तो मेरे सामने भाभी के साथ बहुत ही मोहब्बत से पेश आते थे। घर के माहौल ने मुझे इस कदर परेशान किया था कि मैं इम्तिहान में बुरी तरह फेल हो गई। मैंने भाई और भाभी को रिजल्ट नहीं बताया, लेकिन मेरे दोस्त हैरान थी क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। वो बार बार मुझसे पूछने लगी कि मेरा ध्यान कहाँ रहता है। मैंने उससे भाभी और भाई के बारे में बता दिया। तुम्हारे भैया अंग्रेजी फिल्में तो नहीं देखते? सोहा ने अचानक से सवाल किया। मैं हक्का बक्का से उसे देखने लगी। फिल्म का भला क्या मकसद था? वह अलग निगाह से मुझे देख रही थी और मैं उसकी बात ना समझ पाई। उसने बात बदल दी, लेकिन मेरी सुई उसकी बात पर अटक गई।
आखिर सोहा ने ये सवाल क्यों पूछा था? मैं घर वापस आई तो भाभी के चचेरा भाई सैफ अंकल बैठे हुए थे। वो दोपहर को हमारे घर आते थे। भाभी की बचपन से ही उनसे बहुत दोस्ती थी। भाभी बताती थी कि वो दोनों बचपन में एक साथ रहते थे। फिर सैफ अंकल विदेश चले गए और भाभी की शादी भाई से हो गई। भाभी की शादी को 18 साल हो चुके थे और कुछ साल पहले शायद सब कुछ ठीक था या फिर मैं ही छोटी और नासमझ थी। लेकिन कुछ साल से मुझे अच्छी तरह भाभी की हालत समझ आने लगी थी। मैं जान गई थी कि मेरा भाई एक अच्छा आदमी नहीं है। वह मेरी भाभी की तकलीफ की वजह है और इसी बात ने मेरे दिल में अपने भाई के लिए दुश्मनी पैदा कर दी थी। सैफ अंकल से हमारी भाभी की बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो साल भर पहले ही इंडिया वापस आए थे और भाभी से मिलने के लिए अक्सर आते थे, लेकिन भाभी को उनका आना अच्छा नहीं लगता था। सैफ अंकल के जाने के बाद भाभी अक्सर मुझे कहती है कि अगर तुम्हारे भाई को पता चला कि सैफ मिलने आता है तो बहुत बुरा होगा। मैं भाभी को दिलासा देती कि भाई को कैसे पता चलेगा। भाई सुबह काम पर जाते हैं, रात को ही घर आते हैं। मुझे तो सैफ अंकल बहुत अच्छे लगते थे। वो हमेशा आते हैं और भाभी का मूड अच्छा करके जाते हैं। मेरे लिए भी बहुत से सामान लेकर आते हैं। भाई की आमदनी इतनी कम थी कि गुजर बसर भी मुश्किल से होता था। रात में मैंने अपना और भाभी का बिस्तर लगाया और भाभी के साथ आंखें बंद करके लेट गई। थोड़ी देर में भाई मेरे कमरे में आए। भाभी मेरे साथ ही सोने के लिए लेटी हुई थी। भाई ने उन्हें साथ चलने को कहा तो भाभी ने दबी दबी आवाजों में इनकार किया। मैंने आंखें नहीं खोली थी। मैं सुनना चाहती थी कि भैया भाभी से क्या कहते हैं। चल ना सीमा, मैं तुझे बिल्कुल तंग नहीं करूंगा, वादा। भाई की आवाज मेरे कानों में पड़ी जिसमें मोहब्बत की मिठास थी। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, तुम हमेशा ऐसे ही कहते हो। भाभी ने एक बार फिर इनकार किया। तुम्हें सोचना चाहिए, अब तुम्हारी बहन जवान है, वो 100 सवाल करने लगी है, लेकिन तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। भाभी ने धीमी लहजे में भाई को जवाब दिया। भाई ने जबरदस्ती भाभी को हाथ पकड़कर उठाया और अपने साथ लेकर चले गए। मुझे अजीब सी घबराहट होने लगी थी। भैया भाभी के साथ न जाने क्या करते थे और सोहा की अंग्रेजी फिल्म वाली बात भी मेरे दिमाग में अटक गई थी। कुछ घंटे गुजर गए थे लेकिन भाभी वापस नहीं आई। मैं पानी पीने के लिए कमरे से निकलकर बावर्ची खाने में गई। भाभी थोड़ी ही देर में मेरे पीछे चली आई। मैंने एक गहरी निगाह भाभी पर डाली जिनके बाल बिखरे हुए थे। जिस बात ने मुझे चौंकाया वह भाभी की कुर्ती का फटा हुआ आस्तीन था। भाभी को मेरी नजरों का एहसास हो गया था। वो जल्दी से दुपट्टा को अच्छी तरह लपेट ली। मेरे सामने ही भाभी ने सुबह सही सूट पहना था, लेकिन फिर अचानक ही भाभी का सूट कैसे फट गया। भाभी मुझसे पूछ रही थी कि मैं इतनी रात को क्यों जाग रही हूँ। मैंने झूठा बहाना बनाया कि मैं भी उठकर पानी पीने आई थी। भाभी मेरे साथ वापस मेरे कमरे में आ गई। मैंने सोने के लिए आंखें बंद कर ली, लेकिन मुझे भाभी की सिसकियों की आवाज सुनाई दे रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उठकर अपनी भाभी को तसल्ली दूं और दिल में आए सारे सवाल को जबान पर ले आऊं, लेकिन मैं अपनी जगह खामोश पड़ी रही। भैया सुबह सुबह ऐसे तैयार होकर कमरे से निकले थे जैसे कोई हीरो हो। भाई की आमदनी कम थी, लेकिन भाई हमेशा खुश रहते, मुस्कुराते रहते, काम पर हमेशा ऐसे तैयार होकर जाते जैसे सेठ आदमी हो। मैंने उल्टा निगाह अपने भाई पर डाली जिससे मुझे आज भी नफरत महसूस हो रही थी। भाई के आगे नाश्ता रखकर मैं स्कूल चली गई। सारा दिन स्कूल में भी मेरा दिमाग भाभी के फटे हुए सूट की तरफ था। स्कूल से वापसी पर मुझे सैफ अंकल मिल गए। मुझे देखते ही उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बैठा लिया। मैं बिना सोचे समझे उनकी गाड़ी में बैठ गई। सैफ अंकल ने गौर से मेरी तरफ देखा और कहने लगे कि मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशानी है, तुम इतनी खोई खोई से क्यों रहती हो। मैं इस कदर जज्बाती हो चुकी थी कि मैंने सैफ अंकल को सारी बात कह दी। मेरी बात सुनकर सैफ अंकल कहने लगे कि तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारा भाई एक अच्छा आदमी नहीं है, तुम अपनी भाभी को अपने भाई से आज़ादी क्यों नहीं दिलवा देती। कब तक तुम दोनों उनकी जुल्म की चक्की में पिसते रहोगी।
सैफ अंकल ने बहुत ही फिक्रमंदी से मुझे एडवाइस दी, जिसे सुनकर मेरी होश उड़ गई। मैं भाई को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। भाई ने मेरे साथ कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। फिर मैं भाई को जालिम कैसे कहती? मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि बंद दरवाजे के पीछे भाई और भाभी के बीच क्या होता है। सैफ अंकल की बात सुनकर मैं सोच के समंदर में डूब गई। बहुत सोचने के बावजूद भी मुझे भाई की कोई ऐसी बात याद नहीं आई थी जिससे मैं उन्हें जालिम करार देती। लेकिन भाभी की तड़प और आंसू भाई को जालिम साबित करते थे। सैफ अंकल मुझे स्कूल से लेकर घर चले आए और खुद भी अंदर आ गए। भाभी हम दोनों को देखकर खुश हो गई थी। हमारे लिए फौरन खाना लगा दिया। मैं बहुत ज्यादा थक गई थी, इसलिए सोने के लिए अपने कमरे में आ गई और सैफ अंकल भाभी के पास बैठे रहे। मुझे नींद नहीं लग रही थी। मैं सारा वक्त सैफ अंकल की बात को सोचती रही। भाभी को भाई के कमरे में गए कई दिन गुजर चुके थे और पिछले कई दिन से भाभी मेरे साथ मेरे कमरे में सो रही थी। भाभी जब मेरे पास रहती थी बिल्कुल अच्छी और बेफिक्र रहती थी। भाई का रवैया तो हमेशा एक जैसा ही रहता था। जिस दिन वो भाभी को अपने कमरे में ले जाते उस दिन वो रोजाना से ज्यादा खुश महसूस होते थे। कई दिन बाद भाई भाभी को फिर अपने कमरे में ले गए थे और मैं सारी रात बेचैनी से करवटें बदलती रही थी। भाभी जब सुबह भाई के कमरे से निकली तो उन्हें ठीक तरह से चलना भी नहीं आ रहा था और वो एक पैर जमीन पर घसीट घसीट कर बड़ी मुश्किल से चल रही थी। मैंने भाभी से पूछा कि भाभी तुम्हारे पाँव में क्या हुआ है? तो कहने लगी, छोटी छोटी बातों पर ध्यान न दिया करो और दिल लगाकर पढ़ाई करो। अगर तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो तुम्हारे भाई उसका जिम्मेदार भी मुझे ही समझेंगे। भाभी की आंखों से टिप टिप आंसू गिरने लगी और भैया के लिए नाश्ता बनाने चली गई। उसके बाद दोबारा किचन से बाहर न आई। मैं भाभी को नाश्ता देने के बाद भैया के पास गई। उन्हें नाश्ता दिया तो भैया मुझसे मेरी पढ़ाई के बारे में पूछने लगे। भैया के लहजे में इतना शहद था कि मैं भैया की इस दोगली तबीयत पर हैरान रह गई थी। भैया किसी तरह भी सख्त जालिम नजर नहीं आते थे, बल्कि भाभी की हालत चीख चीख कर भैया के जुल्म की दास्तां सुनाती थी। मैंने भाई से कहा कि मुझे भाभी के बगैर नींद नहीं आती और वो भाभी को रात को अपने कमरे में ना बुलाया करें। मेरी बात सुनकर भैया मुस्कुराने लगे। कहने लगे, मैं तो कभी कभी तुम्हारी भाभी को अपने पास बुलाता हूँ। मेरा भी तुम्हारी भाभी पर हक है और मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। भैया की बात सुनकर मेरा खून खौल उठा था, क्योंकि उनकी मोहब्बत के नज़ारे में आए दिन देखा करती थी। लेकिन भैया से कुछ बोलने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी, इसलिए खामोशी से स्कूल के लिए चली गई। स्कूल में टीचर पढ़ाते हुए हमें समझा रही थी कि कभी भी पूरा सच जाने बगैर कोई फैसला नहीं करना चाहिए। आधा सच हमेशा बहुत खतरनाक होता है, जो इंसान को बर्बाद करके रख देता है। टीचर की बात ने मेरे दिमाग की एक और खिड़की खोल दी थी। मैंने सोच लिया कि मैं भैया का पूरा सच जानकर रहूंगी और फिर अपनी भाभी को भाई से आज़ादी दिलवा दूंगी। सैफ अंकल ने मुझसे वादा किया था कि वह हर वक्त मेरी मदद करने को तैयार रहेंगे। मेरी भाभी बिल्कुल मेरे जैसी थी। मैं उम्र में 16 साल की थी, लेकिन शरीर में लवाई में बिल्कुल अपनी भाभी की तरह थी। अगली रात मैंने खुद ही अपनी भाभी को नींद की दवा देकर सुला दिया और खुद अपनी भाभी की चुन्नी उड़कर भाई के कमरे में चली गई। भाई के कमरे में एक छोटा सा बल्ब जल रहा था। भाई अंधेरे की वजह से मुझे भाभी समझ बैठे थे और कहने लगे कि मेरी खुशनसीबी है कि सीमा आज खुद चलकर मेरे कमरे में आई है। भाई बहुत ही खुशी से कहते हुए मेरे पास आकर बैठ गए। बहुत ही इज्जत से मुझे अपने बराबर में बैठा लिया। भाई के बराबरी में बैठे मेरा शरीर कांप रहा था। मैं नहीं जानती थी कि उससे आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन आज मैं पूरा सच जानना चाहती थी। भाई बहुत मोहब्बत से कहने लगे, सीमा छोटी जवान हो रही है, ये कहकर तू मुझसे इस कदर दूर हो गई है कि मुझे जबरदस्ती तुझे अपने कमरे में बुलाना पड़ता है। मेरा भी तो तुझ पर कुछ हक है। मैं मानता हूँ कि हमारी बहन जवान हो रही है, लेकिन वो इतनी छोटी भी नहीं है कि उसे यह ना समझ हो कि भाई भाभी एक कमरे में एक साथ रहते हैं।
तू सारा दिन काम करके थक जाती है, चल अब सुकून से सो जा, मैं तुझे अपने करीब देखकर खुश हो जाता हूँ। भाई को अंधेरे की वजह से मेरा चेहरा नजर नहीं आ रहा था और भाई ने खुद ही मुझे अपने तकिए पर लेटा दिया। वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता बातें करने लगे। वह कह रहे थे कि अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा उन्होंने जमा कर लिया है जिससे वह मेरी शादी करेंगे। उसके बाद जो कुछ भाई ने कहा वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। वह कह रहे थे, मैं जानता हूँ कि सैफ ने एक बार फिर हमारे घर का रास्ता देख लिया है, लेकिन सीमा मैं तुझे बता दूं कि वो इंसान ठीक नहीं है और ना ही उसकी नीयत अच्छी है। पहले भी एक बार वो तुझे बर्बाद करने की कोशिश कर चुका है और अब तो हमारे घर जवान बहन भी है, इसलिए तो एहतियात का दामन थाम के रखना। भाई को अभी तक मालूम नहीं था कि मैं भाभी नहीं बल्कि उनकी बहन हूँ। और कुछ ही देर बाद भाई को नींद लग गई। काफी देर तक मैं दम साधे भाई के पास बैठी थी, लेकिन भाई तो बहुत गहरी नींद सो चुके थे। मैं खामोशी से उठकर कमरे से बाहर निकल आई। भाई ने कुछ भी ऐसा नहीं किया था जिससे मुझे कुछ भी समझ आता। भाई तो बहुत इज्जत और एहतराम से बात किए और सो गए। फिर भाभी ऐसा क्यों करती है, इसलिए सैफ अंकल और भाभी को लेकर मेरे दिल में बहुत से सवाल पैदा हो चुके थे। अगली सुबह भाई रोजाना की तरह थे और उनका चेहरा ऐसे था जैसे भाभी के साथ रात गुजारने के बाद हुआ करता था। मैं खामोशी से भाई का जायजा ले रही थी, लेकिन मुझे भाई के रवैये में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा था। स्कूल से वापस लौटी तो घर के बाहर ही सैफ अंकल की गाड़ी खड़ी हुई थी। मैं हमेशा दूर से सलाम करके घर में आती थी, लेकिन आज मैं चोरों की तरह दबे पांव घर में घुस गई। भाभी और सैफ अंकल मेरे कमरे में एक साथ बैठे बातें कर रहे थे। उन्हें मेरी मौजूदगी का एहसास नहीं था। जो कुछ मैंने अपने कानों से सुना वह सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो सच जिसे जानने के लिए मैं बेताब थी वो इस कदर भयानक है। भाभी सैफ अंकल से हंसकर कह रही थी कि मैंने अपनी नंद के दिल में उसके भाई के खिलाफ पूरी तरह नफरत का बीज बोया है और अब वो दिन दूर नहीं है जब मेरी नंद अपने भाई के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। वो जबरदस्ती मुझे अपने साथ इस रिश्ते में बांध कर रखा हुआ है, लेकिन अब मैं आज़ादी चाहती हूँ। वो मुझे कमरे में लेकर जाता है और मुझसे बात करते करते ही सो जाता है, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकलती हूँ तो अपना हुलिया खुद ही खराब कर लेती हूँ। मैंने छोटी के दिल में ये बात अच्छी तरह बिठा दिया है कि उसका भाई मुझ पर जुल्म करता है। एक दिन तो मैंने खुद ही अपनी सूट का आस्तीन तक फाड़ डाला। मैं चाहती हूँ कि जब मैं उससे आज़ादी की बात करूँ तो मेरी नंद मेरी ढाल बन जाए और मुझे अपनी नंद को छोड़कर उसके घर से ना निकलना पड़े। छोटी तो दुनिया को मेरी बेगुनाही और अपने भाई के जुल्म की दास्तां सुना देगी और मैं छोटी को लेकर तुम्हारी जिंदगी में शामिल हो जाऊंगी। सैफ अंकल हंसते हुए कहने लगी कि हाँ, मैंने छोटी से भी कह दिया है कि उसे जब भी मेरी मदद की जरूरत होगी मैं चला आऊंगा। भाभी सैफ अंकल से कहने लगी कि पहले की तरह तुम मेरे साथ बेवफाई ना करना। एक बार पहले भी तुम मुझे बीच रास्ते में छोड़कर चले गए थे। उस वक्त मेरे पति ने मुझे माफ करके अपनाया था। सैफ अंकल मेरी भाभी का हाथ पकड़कर कहने लगे कि मैंने बहुत मजबूरी में तुम्हारा हाथ छोड़ा था, क्योंकि मेरे घरवाले इस बात के बिल्कुल खिलाफ थे कि मैं एक शादीशुदा औरत से रिश्ता करूं, लेकिन अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। मैं पूरे दिल से तुम्हें अपनाऊंगा और तुम्हारी नंद को हम अच्छे दामों में विदेश में बेच देंगे। बस छोटी को किसी भी तरह ये सच पता ना चले कि उसका भाई जालिम नहीं बल्कि हम उसे जालिम साबित करना चाहते हैं। एक छोटी ही है जो हम दोनों को एक करवा सकती हैं। भाभी ने सैफ अंकल को यकीन दिला दिया कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसे उन दोनों ने सोच रखा है। वो दोनों हंसते हंसते थक चुके थे और मेरे कदमों तले जमीन निकल गई थी। मेरी भाभी सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे भाई को भी पूरी तरह धोखा दे रही थी और वो मेरे भाई के घर में बैठकर एक दूसरे आदमी के साथ मिलती थी और नए रिश्ता की बातें कर रही थी। मुझे भाई की बात याद आ गई कि सैफ ने पहले भी हमारा घर उजाड़ने की कोशिश की थी। मैं बहुत कुछ जान चुकी थी, इसलिए कमरे के अंदर दाखिल हो गई। मुझे देखकर भाभी और सैफ अंकल चौंक उठे, लेकिन थोड़ी देर में उन्होंने अपने आप पर काबू पा लिया। सैफ अंकल ने मेरी तरफ चॉकलेट बढ़ाई।
मैंने चॉकलेट पकड़ने के बजाय भाभी की शक्ल देखी और सख्त लहजे में भाभी से पूछा कि आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आखिर आपको भाई से क्या मसला है। भाभी जान चुकी थी कि उनके झूठ का पोल खुल चुका है, इसलिए बिना झिझके भाभी ने मुझे सारा सच बता दिया। भाभी शादी से पहले अंकल से मोहब्बत करती थी, लेकिन सैफ अंकल ने उनसे शादी करने के बजाय विदेश जाकर नौकरी करने लगी और भाभी की मोहब्बत को छोड़कर अपना कैरियर चुन लिया। बचपन की मोहब्बत में अपना रंग कच्चा ना होने दिया और भाभी के दिल में सैफ अंकल की मोहब्बत का रंग बसा रहा। भाभी के घरवालों ने भाभी के लिए भाई को पसंद कर लिया। भाभी जवान और खूबसूरत थी, जबकि भाई उम्र में 9 साल बड़े थे और भाई आम शक्ल सूरत के मालिक थे, जबकि सैफ अंकल हैंडसम थे। भाभी के लिए भाई का रिश्ता घरवालों की मर्जी से था और भाभी ने अपने घर वालों की जबरदस्ती पर भाई से शादी तो करी, लेकिन वो कभी भाई को दिल से अपना ना पाई थीं। जबरदस्ती का ये रिश्ता भाभी के लिए किसी बोझ की तरह था, लेकिन भाभी इस रिश्ते को किसी तरह चला रही थी कि तभी भाभी की शादी के कुछ साल बाद सैफ अंकल विदेश से कुछ दिन के लिए वापस आए तो उनके दिल में भाभी को देखकर एक बार फिर से जज्बात जाग उठे। भाभी भी बचपन की मोहब्बत और अपने जज्बात के हाथों मजबूर होकर सैफ अंकल से चुपके मुलाकातें करने लगी, लेकिन कुछ ही दिनों में यह बात भाभी की बड़ी मम्मी को पता चल गई और उन्होंने सारे खानदान में भाभी की इज्जत को उछालना शुरू कर दिया। भाई भाभी से सच्ची मोहब्बत करते थे, इसलिए उन्होंने भाभी को बदनामी से बचा लिया और इस सारे बातों को झूठा साबित कर दिया। जब भाई ने भाभी का साथ दिया तो सारा खानदान अपने आप ही खामोश हो गया। बड़ी मम्मी के हाथ मेरी भाभी तो ना आ सकी, लेकिन उन्होंने सैफ अंकल पर सख्ती की और उन्हें जबरदस्ती वापस भेज दिया। मोहब्बत का जोश जंग की तरह बैठ गया था। अब 1 साल पहले सैफ अंकल ने दोबारा जिंदा कर दिया। अंकल हमेशा के लिए इंडिया आ गए थे और एक बार फिर वो भाभी के पीछे दीवाने हो गए थे। भाभी को तो पहले ही दिन से भाई पसंद नहीं थे, हमारे हालात भी कुछ खास नहीं थे, जबकि सैफ अंकल के पास विदेश का पैसा था और भाभी के लिए भाई को छोड़ना कुछ मुश्किल नहीं था। लेकिन दिक्कत ये था कि भाई मुझसे भी बहुत मोहब्बत करते थे और भाभी मुझे अपने साथ विदेश ले जाना चाहती थी। इसलिए भाभी ने जानबूझकर यह सारा खेल रचाया और मेरी नज़रों में भाई को गलत साबित कर दिया। भाभी हमदर्दी बटोरकर मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी, इसीलिए हमारे सामने भाई को जालिम साबित किया और खुद बेचारी बनकर रहने लगी। इतने साल से मैं यही सोच रही थी कि भाई तो कभी ऊंची आवाज में हमसे बात तक नहीं किए, फिर वो बंद कमरे में भाभी पर जुल्म कैसे कर सकते हैं। मैंने भाभी से साफ साफ कह दिया कि अगर आपको उसके घर जाना है तो आप जा सकती है, लेकिन मैं अपने भोले भाले और वफादार भाई को नहीं छोड़ सकती। सैफ अंकल जो पहले ही भाभी को 2 बार छोड़ चुके थे, भाभी उनसे ना जाने कैसे तीसरी बार उम्मीद लगाकर बैठी थी। मुझे सैफ अंकल की आंखों में आज पहली बार अपने लिए सिर्फ और सिर्फ ख्वाहिश दिखाई दी थी और मैं जान गई थी कि उस ख्वाहिश को पूरी करने के बाद भाभी उनके किसी काम की नहीं रहेगी। भाभी ने मुझे आगे के सुहाने सपने दिखाकर इस बात के लिए मजबूर किया था कि मैं उनके साथ चल पड़ूं और भाई को छोड़ दूं, लेकिन मेरे लिए भाई को छोड़ना इतना आसान नहीं था और मेरे लिए मेरे भाई ही सब कुछ था। अगर मेरे सामने सारा सच ना आता तो शायद मैं कुछ गलत फैसला कर बैठती, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है कि मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था और कानों से सुना था। लेकिन भाभी अंकल के साथ जाने के लिए राजी थी, लेकिन जब सैफ अंकल ने देखा कि मैं किसी तरह उनके काबू नहीं आऊंगी और ना ही भाभी के साथ चलूंगी, तो एक बार फिर भाभी से अपनी राह जुदा करके भाभी को छोड़ गए थे। भाभी को पता चला था कि सैफ अंकल भाभी को भी विदेश ले जाकर बेचने वाले थे और मेरे साथ भाभी के अच्छे दाम मिल रहे थे, लेकिन जब खरीदार को पता चला कि मैं उनके काबू नहीं आई हूं तो उन्होंने भाभी को खरीदने से मना कर दिया। वो बहुत ही चालाक और मक्कार इंसान थे। उन्होंने मेरी भाभी की मोहब्बत को पूरी तरह अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का सोचा था। भाभी को जब एहसास हुआ कि जबात की धारे में बहकर वो कितना बड़ा नुकसान करने जा रही थी, अगर भाभी और मैं उनके साथ चले जाते तो वो हमारी इज्जत को एक बार फिर वैसे ही बदनाम करते जैसे बड़ी मम्मी ने भाभी की इज्जत की धज्जियां बिखेरने की कोशिश की थी।
न जाने कौन सा अच्छा काम हम दोनों नंद भाभी के काम आ गया था कि हम सैफ अंकल के चुंगल से निकल गए थे। भाभी ने मुझसे अपने किए की माफ़ी मांगी। मैंने भी भाभी से वादा किया अब वो कभी ऐसी गलती नहीं करेगी। रात को भैया घर लौटे तो भाभी ने खुद ही भैया के लिए खाना मंगवाया और अपना बिस्तर भी भैया के कमरे में लगा दिया। भैया की खुशी देखने के लायक थी। भैया सच में भाभी से बहुत मोहब्बत करते थे और ये उनकी मोहब्बत ही थी जो वो भाभी की गलतियों को आज तक नज़रअंदाज करते आए हैं। इतने सालों में पहली बार भाभी को अपनी गलतियों का एहसास हुआ था और उन्होंने भाई को दिल से अपनाया था। अगली सुबह भाई और भाभी हंसते मुस्कुराते कमरे से बाहर निकले थे और मेरे दिल को एक ठंडक का एहसास हुआ था। कभी कभी हम प्यार के नाम पर ऐसा धोखा खाते हैं कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। असल मोहब्बत तो विवाह के बाद ही होती है, जिसमें इंसान एक दूसरे का ढाल बनकर एक दूसरे का ऐब ढाक लेता है और एक दूसरे की इज्जत का ख्याल रखता है।